वेलकम टू स्टडी विद शम्स। बिहार बोर्ड में क्लास 12 की जो हिंदी है 100 मार्क्स की, इसमें रोज शीर्षक से एक कहानी है। आसान भाषा में आप ये समझिए कि इसका 5वां चैप्टर है रोज। रोज एक कहानी है। इसके लिखने वाले हैं सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अगेय। इस कहानी के कुछ अंश को आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से पढ़ा है और ये पार्ट 3 की वीडियो है। इस पार्ट में इस कहानी के व्याख्या को कंप्लीट बता दिया गया है। कहानी का कोई भी अंश अगर आपसे छूट जाता है, थोड़ा सा भी अंश अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कहानी को समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर बाद में इस वीडियो को देखिए, तब आपको कहानी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में यहाँ तक मैं कंप्लीट कर दिया था, इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज़ पढ़ा करो। 20 पेज यानी कि 10 पन्ना। हफ्ते बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली। फिर क्या, उसने पढ़ी। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने, नित्य मतलब रोज, रोज ही उस पुस्तक के 10 पन्ने यानी कि 20 पेज को फाड़कर फेंक देती थी। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। मालती चुप खड़ी रही। ये उनके बचपन की बात है जिसको यहाँ पर उनका वही भाई जो है याद कर रहा है। पिता ने फिर कहा, तो उद्दित स्वर में बोली, मतलब कड़क टाइप से बोली। क्या बोली है आगे देखिए। बोली कि मैंने किताब फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, मतलब उसके पिता ने उसकी बहुत पिटाई की। पर वो अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दित और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। यहाँ पर वही लड़का बोल रहे हैं। लड़का मतलब मालती के भाई जो कि उनके घर पर अभी आए हुए हैं। ये सब सोच रहे थे अपने अंदर अंदर उनके बचपन की बात को। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दित मतलब कड़क और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। ये क्या, देखिए बचपन में वही मालती किताब ला कर के देने पर, उसके पिता ने जो किताब ला कर दी थी उसको नहीं पढ़ी। रोज़ 10 पेज यानी कि 20 पन्ने को 10 पन्ने यानी कि 20 पेज को फाड़ फाड़ कर फेंक देती थी। वही मालती आज एक अखबार के टुकड़े को जिसमें कि आम लपेटा हुआ था, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, उसी को दोनों साइड पढ़ती है खड़ी होकर काफ़ी लेट तक। तो यही यहाँ पर सोच रहे हैं लड़का, मतलब उनके भाई सोच रहे हैं कि बचपन में कितनी उद्रित और चंचल थी और वही आज कितनी सीधी हो गई है। तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? मालती से पूछा कि रोटी कब बनेगी? तो मालती ने कहा, बस अभी बनाती हूँ। उसके बाद पर अब की बार मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई और वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा। टीटी बार बार अपने माँ की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा, कंट्रोल नहीं कर पाया। होता है ना बच्चे में, चुप करने के बाद भी चुप नहीं होता है, काफ़ी देर से अलग है तो बच्चे माँ के लिए कुछ ज़्यादा ही रोते हैं। तो उसकी कर्तव्य भावना जो है कुछ ज़्यादा ही विस्तीर्ण हो गई थी और वो मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा था और नहीं मानता था। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने, होता ना पीठ थपथपाना, एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे में एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। उसके बाद और हम
दोनों चुपचाप रात्रि की भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा में करने लगे। ऐसा कौन करें? वही मालती के भाई। मालती के भाई कहते हैं कि मालती तो रसोई चली गई, यहाँ पर हम दोनों यानी कि महेश्वर और वही मालती के भाई, ये दोनों चुपचाप रात्रि की मतलब रात की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लेटा गई थी। मोम जामा यानी कि प्लास्टिक का शीट होता है ना, प्लास्टिक बच्चे को लेटाने के लिए, उसी को यहाँ पर मोम जामा बोला गया है। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उस पर लेटाकर गई थी। वह सो गया था। नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। महेश्वर बोले, थके तो आप अधिक होंगे। महेश्वर बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया। अपर संज्ञा यानी कि लक्षण से पता चला कि वो ओंग रहे हैं। जब किसी को नींद आती है तो वो ओंगते भी हैं, है ना, बैठे बैठे ओंगने लगते हैं, तो उसी को यहाँ पर अपर संज्ञा बोला गया है। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वो ओंग रहे हैं। वो मतलब महेश्वर ओंग रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यहाँ तक कि यानी कि यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। आकाश अनभ्र था। अनभ्र मतलब बिना बादल का, मतलब बिल्कुल साफ आकाश था। आसमान बिल्कुल साफ था, बादल नहीं था और पूर्णिमा भी थी। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, और शांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। ओके, बहुत छोटा लिखा हुआ है, दिखाई नहीं देता कभी कभी, इसलिए 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता किसी शब्द को। आगे देखिए। आगे कहते हैं कि मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर ये सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ओंग रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं,
धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती के भाई ने कहा कि 11 बज गया है, तो मालती ने सर हिलाकर कहा कि रोज इतने ही बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नियति गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलग जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा। शैशवोचित वामता, देखिए बचपन में जो है बच्चों को उलट पुलट करने की आदत होती है। सोया हुआ है, लेटा हुआ है तो उलटते 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 कभी कभी पलंग से नीचे भी गिर जाता है। उसी बात को यहाँ पर कहा गया है, शैशवोचित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, खट मतलब जो गिरा था बच्चा नीचे, वही। उस शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट तो बहुत लग गई है बेचारे को। ये सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है और रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। मतलब मन ही मन में सोचा और बोला, माँ युवती, माँ ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो? और ये अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। ये मन ही मन में सोच रहे हैं। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है, मतलब असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, हर माँ के अंदर होता है ये। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। घुन जो लकड़ी में लगता है, लकड़ी को खा जाता है, ठीक है, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं है। उसी की परिधि में पिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई, मतलब पहले की तरह शांति हो गई। जो बच्चा गिरा तो हो अल्लाह हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद पहले की तरह फिर शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपककर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। 11 बजा। मैंने अपनी भारी हो रहे पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़क के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफूले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक मतलब कि शांत हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। बस इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को सही से देखा होगा तो आप ये बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल सत्य और सही आपको पढ़ करके सुनाऊं, फिर भी काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ था।
अगर कहीं पर कोई शब्द उल्टा हो गया हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे शब्द बिल्कुल छोटे छोटे थे जिनको देखने में मुझे परेशानी भी हो रही थी। ओके, कहानी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो को तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।